अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आरबीआई मनी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने जो फर्स्ट आपने देखा था बैंक रेट, कि किस तरह कॉमर्शियल बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई से मनी लेती है, तो उसको कहते हैं, और उस पर जो रेट लगता है दैट्स कॉल्ड बैंक रेट। इसी तरह हम वीडियो को आगे बढ़ते हुए क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जो अगले आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं रेपो रेट। तो ध्यान से देखते हैं रेपो रेट को। तो समझो पहले बैंक रेट को। बैंक रेट किसे कहा जाता है कि जब कॉमर्शियल बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किससे मनी लेती है? आरबीआई, और उस पर जो रेट लगता है दैट्स कॉल्ड बैंक रेट। पर यहां पर ध्यान रखना कि बैंक रेट जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक रेट जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और रेपो रेट जो होता है सेम यही है पर वो है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके अंदर 1 डेज, 7 डेज और 15 डेज की जब रिक्वायरमेंट होती है बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, तो किससे लेती है? आरबीआई से। तो ये शब्द शॉर्ट टर्म की बात होगी तो रेपो रेट होगा, और लॉन्ग टर्म की बात होगी तो क्या होगा? बैंक रेट। तो ये रेपो रेट था। अब इसका उल्टा करना है हमारे को, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कॉमर्शियल बैंक को शॉर्टेज ऑफ मनी थी, आरबीआई से लिया। अब इसका उल्टा करना है हमें कि जब आरबीआई को शॉर्टेज ऑफ मनी होगी तो किससे लेगी? वो कॉमर्शियल बैंक से। और जब कॉमर्शियल बैंक जो रेट लगाएगी उसको हम बोल सकते हैं रेपो रेट। पर कौन सा? रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर समझना बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो जब भी कोई भी रेट बढ़ता है, इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई भी रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉस्टली पड़ेगी। तो ऑलरेडी कॉस्टली पड़ेगी तो मार्केट में मनी कम आएगा, और जब रेट सस्ता होगा तो लोग लोन आराम से ले लेंगे, इजीली ले सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में से मनी आ जाएगा और रिसेशन आपकी दूर हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो ये अभी हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुए, बैंक रेट और रेपो रेट। थर्ड हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। के कॉमर्शियल बैंक को एकदम अर्जेंट टाइम पे मनी की शॉर्टेज होती है तो एकदम स्पेशल विंडो बनाई है आरबीआई ने, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी विंडो। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंसी विंडो। तो कॉमर्शियल बैंक क्या ट्राई करती है कि जिस एकदम से शॉर्टेज ऑफ मनी हो गई तो आरबीआई पे एक विंडो बनाई गई है, दैट्स कॉल्ड स्टेबलाइजर अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? आरबीआई पास जाती है और मनी को ले लेती है। इसका जो रेट होता है वो रेपो रेट से हायर होता है। ध्यान रखना कि इसका जो रेट होता है वो रेपो रेट से हायर होता है। 2016 में ये रेट था 7%। कितना था? 7%। ये जानबूझ के इतना रेट बढ़ाते हैं ताकि कभी इन्फ्लेशन हो गया हो या रिसेशन हो गया हो, कि 7% था, अगर इन्फ्लेशन होता तो ये रेट बढ़ जाता और तो मार्केट में मनी कम हो जाता, लोग लेते नहीं। इसका उल्टा कि रिसेशन होता ये रेट कम हो जाता। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 2016 में जो ये स्टेबलाइजर अंडर इमरजेंसी सिचुएशन का आरबीआई ने रेट कितना रखा था? 7%। तो इसी तरह का जो मनी लेते हैं इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये भी एक तरह का मेजर से। नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो ये कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन भी है, कैश रिजर्व रेशियो। आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। तो ये किस तरह मार्केट में मनी और इंक्रीज डिक्रीज करने में काम आता है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई के 1934 के मुताबिक कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है
उनको कीप मनी विथ बैंक, यानी उनको उनके पास थोड़ा पैसा जमा करवाना पड़ता है आरबीआई का, जितनी भी जो टाइम डिपॉजिट आती है और फिक्स डिपॉजिट आती है, यानी डिपॉजिट जितनी भी आती है उसका जितना भी उनके पास मनी आया, क्योंकि जितना भी लोग सब मनी जमा करा के आते तो उसका पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करना, लेंडिंग नहीं कर देना पड़ता है, उसमें से कितना रिजर्व थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, वो आरबीआई के रूल्स के मुताबिक थोड़ा मनी खुद के पास रखें। आप ज़्यादा का ज़्यादा पूरा लैंड नहीं कर सकते हो, वो आरबीआई का रूल्स है। तो 1934 के मुताबिक सीआरआर के अंदर ऐसा बोला गया है सब बैंकों को कीप मनी विथ बैंक, कि आपको हमारे पास मनी को जमा कराना पड़ेगा। तो डिमांड डिपॉजिट का कितना 5% है, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट आई हुई, जितनी भी डिपॉजिट आपके पास आई हुई, कौन सी छोड़कर, जैसे करंट डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है उसमें से, सेविंग अकाउंट में से, उसका आपको 5% खुद के पास रखना है और आरबीआई को जमा कराना है। इसी तरह टाइम डिपॉजिट का कितना रखना है आपके पास 2%। ये 1969 तक चला, ये दोनों टाइम डिपॉजिट और 5% और 2%। पर 1969 में ये पूरा चेंज हो गया, जो कितना हो गया 3 to 15%, इतना आपको रखना है। क्यों इतना लिया 3 to 15%? तो उसका एक रीजन है, वही कंट्रोल करने के लिए कि आरबीआई के पास अगर सीआरआर का रेट अगर आरबीआई बढ़ा देती है, लाइक आरबीआई ने 15% खुद के पास रख लिया, तो मार्केट में कितना मनी आएगा 85%। इसका उल्टा अगर आरबीआई ने इसका रेट कम कर दिया 3% कर दिया, तो मार्केट में कितना परसेंट आया 97%। तो सिंपल सा रूल से इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, मनी मार्केट में ज्यादा होता है, तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर का रेट इंक्रीज करती है, ताकि मार्केट में कितना परसेंट आवे मनी 85%। इसका उल्टा कि जब मंदी होती है, रिसेशन होती है, तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर के रेट को कम कर देती है, तो ताकि मार्केट में मनी कितना आएगा 97%। तो ये था आपका सीआरआर का लॉजिक। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझो। अभी जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपके है स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको बोल सकते हैं ओएमओ। तो ये थे आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स, साथ में ध्यान रखना बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑन इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, और स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये थे आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसको आप अच्छी तरह डिस्कस करके अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्वांटिटेटिव बचे उसके आपको सिर्फ नाम लिख देने। तो क्वेश्चंस क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। थैंक यू।